हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसलेनियस पजल्स। अब मिसलेनियस पजल्स क्यों? क्योंकि काफी बार कई एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि हमें किसी बुक में नहीं मिलते या फिर जो बार बार क्लास में डिस्कस नहीं होते। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन टाइप्स को या इन वैरायटीज को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इज एज फॉलोज। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेज टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर एज वन एंटर्स द ऑफिस ब्लॉक। तो बी एंड सी ये राइट साइड में है एंड ए ऑक्यूपाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, सो ए इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। E and F occupy offices on opposite sides of the corridor, but their offices do not face each other. तो E और F ये opposite sides पे हैं, लेकिन कौन सा लेफ्ट वाले कॉलम में है और कौन सा राइट वाले कॉलम में है ये हमें पता नहीं है। एक बात, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। The offices of C and D face each other. Now C and D they face each other. ये तो हमें यहां पर दिया ही गया है कि C जो है वो राइट साइड वाले कॉलम में है। E does not have a corner office. So E is not in a corner office. F's office is further down the corridor than A's, but on the same side. So A लेफ्ट में है तो F भी लेफ्ट में होगा, लेकिन A से आगे जाकर होगा। देखिए, अब इससे मालूम पड़ता है कि राइट साइड में B एंड C तो है और F और E में से एक है। लेफ्ट साइड में A है, D है और E और F में से एक है। एक क्या है, अब तो मालूम ही पड़ गया कि F और A सेम साइड पर हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। F लेफ्ट साइड में आएगा, पक्की बात, और राइट साइड में हमें E मिलेगा। अब इसी तरह से यहां पर हम कुछ ब्लॉक्स बना देते हैं। आप चाहें तो एम्प्टी स्पेसेस भी या वेकेंट स्पेसेस भी यहां पर ले सकते हैं। तो ये कॉरिडोर हो गया, ये इसका लेफ्ट ब्लॉक और ये इसका राइट ब्लॉक आ गया। अब एक एक करके यहां पर ये इंस्ट्रक्शंस डालते जाते हैं। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन देखें, ई किसी भी कॉर्नर ब्लॉक में नहीं है या कॉर्नर ऑफिस में नहीं है। तो ये कॉर्नर ऑफिस है, यहां पर ई नहीं आ सकता। ये भी कॉर्नर ऑफिस है, यहां ई नहीं आ सकता। ये ई का ऑफिस नहीं है, ये ई का ऑफिस नहीं है। ये स्टेटमेंट हमने कंज्यूम कर ली, इसे हटा दें ताकि दोबारा इस पर ध्यान ना जा सके। अब ये लिखा है कि F इज फर्दर डाउन और D और C एक दूसरे के सामने है। F E के ऑपोजिट नहीं है। अब ये हमें पता है कि E जो है ये राइट साइड पर है, कॉर्नर वाले ब्लॉक में तो है नहीं, तो पक्की बात बीच वाले ब्लॉक में होगा। F इसके सामने हो नहीं सकता एंड F इज फर्दर डाउन या A से आगे है। तो ये आपको यहां पर A और F के लिए ये जगह मिल जाती है। अब ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहां पर D और C एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दिया गया है। तो ये कंज्यूम हो गया। D एंड C आर ऑपोजिट ईच अदर, F इज नॉट ऑपोजिट E, ये भी कैंसिल हो गया। A लेफ्ट में है, ये कैंसिल हो गया। B एंड C राइट में है, तो बचा हुआ B यहां पर आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। 1 to all सारी इंस्ट्रक्शंस हमने यूज कर ली। अब क्वेश्चंस देखते हैं। If E sits in his office and faces the corridor, whose office is to his left? तो ये E है, अगर ये कॉरिडोर को फेस करता है तो ये रहा इसका लेफ्ट और ये रहेगा इसका राइट। तो whose office is to his left? इसके लेफ्ट में ऑफिस होगा C का। चॉइस C is the correct answer. Who is or are F's immediate neighbor or neighbors? F का एक ही immediate neighbor है, वो है A। F एक कॉर्नर में है तो इसलिए उसके दो नेबर्स नहीं हो सकते। तो A only, choice A is the correct answer. Next question देखिए। लक्ष्मी, her brother, her daughter and her son are badminton players. A game of doubles is about to begin. तो जैसा कि हम जानते हैं कि डबल्स का मैच अगर खेला जाए तो कुछ इस तरह से टीमें होनी चाहिए, दो नेट के उस तरफ, दो नेट के यहां। लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। तो अब ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है
तो इसके लिए एक से ज्यादा अरेंजमेंट बन सकते हैं। ये ब्रदर है, ये डॉटर है, तो एक और अरेंजमेंट बन सकता है। देखिए यहां पर ब्रदर को राइट साइड में रखें, ये डॉटर। अब ऐसा ना कहें कि ये ब्रदर को आप नेट के उस तरफ लेकर जाएं, ये तो उसको 180 डिग्रीज घुमाने वाली बात हो गई ना। तो भी अरेंजमेंट्स यही दो मिलेंगे आपको। तो पहला तो आपको यहां पर दो अरेंजमेंट्स पहली स्टेटमेंट से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे चलिए। हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है? या तो ब्रदर या फिर सिस्टर। तो लक्ष्मी का जो बेटा है, पुत्र है, वो सबसे खराब प्लेयर के भाई या बहन से डायगनली ऑपोजिट या विकर्ण पे है। तो हमें तो पता नहीं वर्स्ट प्लेयर कौन है यहां पर। तो वर्स्ट प्लेयर के लिए काम करते हैं, जो सिबलिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। भाई एक तो पेयर है लक्ष्मी और उसका ब्रदर, दूसरा है उसकी डॉटर और उसका सन, जो कि आपस में बन गए भाई बहन। तो सबसे पहले ये मानकर चलते हैं कि वर्स्ट प्लेयर जो है वो लक्ष्मी का भाई है। तो लक्ष्मी का भाई अगर वर्स्ट प्लेयर है तो लक्ष्मी का सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। तो ये वर्स्ट प्लेयर है जी। और आगे अगर आप देखें द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। तो ये वर्स्ट प्लेयर है तो ये बेस्ट हो गया, सेम साइड पर है। अब ये वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग कौन हुआ? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी का सन डायगनली अक्रॉस है। भाई ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप लक्ष्मी या तो यहां और उसका सन यहां, या फिर ये लक्ष्मी और ये सन, ये डायगनली तो हो नहीं सकते। ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, डायरेक्टली अक्रॉस ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारी ये जो अजम्पशन है कि लक्ष्मी का भाई वर्स्ट प्लेयर है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब लक्ष्मी का भाई वर्स्ट प्लेयर नहीं हो सकता। तो दूसरा लेते हैं जी, वर्स्ट प्लेयर मान के चलते हैं कि लक्ष्मी का बेटा है। नाउ हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। वर्स्ट प्लेयर अगर बेटा है तो उसकी सिबलिंग कौन हुई? लक्ष्मी की डॉटर। तो उससे डायगनली अक्रॉस है। तो ये आ गया सन, ये है वर्स्ट प्लेयर, और ये हुआ बेस्ट प्लेयर, डायगनली अक्रॉस है। ये रहा सन, ये है वर्स्ट प्लेयर, साथ वाला होगा इसका बेस्ट प्लेयर। बची हुई पोजीशन जाएगी लक्ष्मी को। तो इससे आपको अरेंजमेंट मिला, लेकिन इग्नोर मत कीजिए, और भी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती हैं। वर्स्ट प्लेयर मान के चल लेते हैं कि लक्ष्मी की डॉटर है। ये तो ठीक लग रहा है, अभी तक लक्ष्मी का सन वर्स्ट प्लेयर हो सकता है, लेकिन क्या लक्ष्मी की डॉटर वर्स्ट प्लेयर हो सकती है? देखिए लक्ष्मी की डॉटर अगर हम यहां पर देखें, यही दो अरेंजमेंट्स यहां बनाते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हमने लिया था डॉटर यहां, ब्रदर यहां, यहां डॉटर, यहां ब्रदर। अगर लक्ष्मी की बेटी डॉटर वर्स्ट प्लेयर है तो यहां बेस्ट प्लेयर आना चाहिए, ऐसे ही यहां पर भी। अब दिया गया है हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। वर्स्ट प्लेयर कौन है? डॉटर। उसका सिबलिंग कौन हुआ? लक्ष्मी का सन। लक्ष्मी का सन या उसका बेटा अपने ही डायगनली ऑपोजिट कैसे हो सकता है? क्योंकि दिया गया है कि लक्ष्मी का सन या बेटा वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग, भाई या बहन के डायगनली ऑपोजिट है। तो अगर लक्ष्मी की बेटी को हम वर्स्ट प्लेयर मानते हैं तो उसका भाई जो है अपने आप के डायगनली ऑपोजिट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब लक्ष्मी की डॉटर जो है वो वर्स्ट प्लेयर नहीं हो सकती। तो चलिए हटा देते हैं। चौथा पॉइंट लेते हैं, वर्स्ट प्लेयर मान लेते हैं कि लक्ष्मी खुद है। तो अगर लक्ष्मी वर्स्ट प्लेयर है, हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। सो लक्ष्मीज सिबलिंग मतलब लक्ष्मी का ब्रदर। तो लक्ष्मी का ब्रदर अगर हम उसके डायगनली ऑपोजिट लेंगे तो लक्ष्मी का सन आ गया। ये लक्ष्मी है वर्स्ट प्लेयर, तो ये बना बेस्ट प्लेयर। ये डायगनली ऑपोजिट ले लें, सन, ये लक्ष्मी, ये वर्स्ट प्लेयर, तो ब्रदर हो गया बेस्ट प्लेयर। तो ये 4 टोटल अरेंजमेंट्स हैं जो निकल कर आते हैं। क्वेश्चन ये है हु इज द बेस्ट प्लेयर। अब इन चारों अरेंजमेंट्स में, चारों के चारों अरेंजमेंट्स में अगर आप देखें तो बेस्ट प्लेयर हर एक अरेंजमेंट में लक्ष्मी का ब्रदर ही निकल कर आता है। चाहे वर्स्ट प्लेयर जो शुरुआत में हमने लिया है लक्ष्मी का सन हो, या फिर वर्स्ट प्लेयर लक्ष्मी खुद हो, तो चारों ही केसेस में बेस्ट प्लेयर जो है
वो लक्ष्मी का ब्रदर निकल कर आता है। अब देखिए, आप में से कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि पहले ही 2 में या पहले 1 में ही लक्ष्मी का ब्रदर बेस्ट प्लेयर निकल कर आ रहा है, तो ये गलत होगा। जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए थे पजल्स में, उसमें जो सेकंड रूल था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक एवरी पॉसिबिलिटी इनटू अकाउंट। सारी पॉसिबिलिटीज लेकर चलें। तो अगर ये 4 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं तो ये लेकर चलें। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में कभी 2 आंसर्स भी आ जाएं एक क्वेश्चन के। हालांकि यहां पर यह संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको किसी भी चॉइस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड या बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी या बोथ बी एंड सी नहीं दिया हुआ। तो यहां पर तो एक ही सटीक आंसर आपको मिलना है, और वो है चॉइस ए, बेस्ट प्लेयर है लक्ष्मीज ब्रदर। 6 boys, A, B, C, D, E, F, play a game of cards. Each has a pack of 10 cards. चलिए फिर इनके लिए कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका लेन देन होगा, थोड़ा सा आदान प्रदान होगा। A, B, C, E, F। तो शुरुआत में तो वो कह रहा है कि सबके पास में 10 कार्ड्स हैं। F borrows 2 cards from A। F ने 2 कार्ड लिए A से, तो उसके 2 कार्ड्स बढ़ गए और A के 2 कार्ड्स घट गए, कम हो गए। एंड गिव्स अवे 5 टू C। तो C के 5 कार्ड बढ़ गए और F के 5 कार्ड्स कम हो गए। Who in turn gives 3 to B। तो C ने 3 कार्ड्स B को दिए, तो B के 3 कार्ड्स बढ़ गए और C के 3 कार्ड्स कम हो गए। While B gives 6 to D। तो B ने 6 कार्ड्स D को दिए, D के 6 कार्ड्स बढ़ गए, लेकिन B के 6 कार्ड्स घट गए। Who passes on 1 to E। सो D ने 1 कार्ड E को दिया, मतलब D का 1 कार्ड कम हो गया। Then the number of cards possessed by D and E। सो D and E, यहां पे सबका टोटल निकाल लें, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय। यहां पे देखना होगा कि किस ग्रुप के पास में कितने कार्ड्स हैं। तो पहले तो ये देख लें कि आपकी A के पास कितने कार्ड्स बचे। 10 - 2 बन गया 8, 10 + 3 13 - 6 is 7, 10 + 5 15 - 3 12, 10 + 6 16 - 1 15, 10 + 1 11, 10 + 2 12 - 5 7। तो D और E, इन दोनों के मिला के कार्ड्स कितने बने? 26। अब पहली चॉइस में देखें A, B और C के टोटल कितने बन रहे हैं। ये है 8 + 7 + 12। 8 + 7 15 + 12 कितने होता है? 27। तो ये तो 27 का काउंट है, और जबकि कितने होने चाहिए D और E के? 26 के बराबर होने चाहिए। तो दूसरा ग्रुप देखते हैं, B, C एंड F। तो B के हैं 7, C के हैं 12 और F के हैं 7। तो 7 + 12 19 + 7 आता है 26। तो ये है 26। B इज द करेक्ट आंसर। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हालांकि आगे जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी चॉइसेस देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टिल A, B एंड F का भी एक बार देख के देखते हैं। लर्निंग प्रोसेस है ये भी। A के हैं 8, B के हैं 7 और F के हैं 7। 8 + 7 15 + 7 22 आता है, इसलिए ये गलत हो गया। A, C एंड F, A के 8, C के 12 और F के 7, ये भी बनता है 27, इसलिए ये गलत हो गया। तो चलिए, अच्छी बात है कि आपने A और B चॉइस में दिए गए ग्रुप्स को चेक किया, और दूसरी मर्तबा ही चेक करने के बाद में आपको अपना आंसर मिला चॉइस B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। A, B, C, D, E, F, G, H आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। B इज नॉट नेबर ऑफ G। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम नोट कर लेते हैं। B इज नॉट नेबर ऑफ G। F is to the immediate right of G and neighbor of E। तो F is to the immediate right of G and neighbor of E। चलिए, एक टुकड़ा ये भी बन गया यहां पर। G is not at the extreme end। अच्छा, कितने लोग हैं ये? 8 लोग हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। तो चलिए अरेंजमेंट बनाना शुरू करते हैं। ये एक्सट्रीम एंड्स हैं और बताया गया है कि यहां पर G नहीं आ सकता। A is 6th to the left of E। So A is 6th to the left of E। ये E का लेफ्ट है। यहां से जाएं लेफ्ट दिशा में तो 1 2 3 4 5 6। अगर A E से लेफ्ट की तरफ 6th है तो E A से राइट की तरफ 6th होगा। उल्टा हो जाएगा ना।
तो चलिए इसको भी फिट करेंगे। अब टोटल मिला के ये लोग हुए कितने? टोटल में ये कुल मिला के हो गए 7 लोग। अब जी जो है या तो लेफ्ट में आएगा इसके ए के, या फिर ई के राइट में आएगा। तो देख लेते हैं इसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। एच इज 6th टू द राइट ऑफ सी। ये रहा सी, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट। ये एक राइट की दिशा में जाए, 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th प्लेस पर आ गया एच। ये भी 7 लोग हैं टोटल मिलाकर, सी से लेकर एच तक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। अब यहां पर एक बार अरेंजमेंट बना के देखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जी के इमीडिएट राइट में एफ है, तो पक्की बात, वैसे भी हमें पता है कि जी जो है वो कॉर्नर पे तो है नहीं, तो 2 ही इसके संभावनाएं हो सकती हैं। या तो हम ए को एक्सट्रीम लेफ्ट में कर दें, और देखिए 1 2 3 4 5 लोगों को छोड़ने के बाद में राइट साइड में ई आता है, तो 1 2 3 4 5 ये आ गया ई। या फिर ए को आप सेकेंड प्लेस पे कर दें, फिर 1 2 3 4 5 लोग छोड़ने के बाद में आते हैं ई एक्सट्रीम राइट पर। तो चलिए ये स्टेटमेंट तो हमने यूज कर ही ली है। अब ये देखें कि जी एफ ई, ये यहां पर कुछ इस प्रकार बनेगा, जी एफ ई और यहां पर जी एफ ई। इस तरह से ये वाला अरेंजमेंट जो है, ये वाला टुकड़ा, ये इन दोनों के अंदर फिट होगा। तो चलिए ये भी हो गया। अब बी इज नॉट नेक्स्ट टू जी, तो यहां बी नहीं आ सकता, यहां बी नहीं आ सकता। ये वाली स्टेटमेंट भी हमने कंज्यूम कर ली, इस पर भी काम कर लिया। अब ये बचा है सी के राइट साइड में 6th प्लेस पर एच है, तो भाई सी को आप सबसे लेफ्ट में लेने का प्रयास करें तो यही प्लेस आती है। इसके बाद में आप लेफ्ट राइट की तरफ चले जाएं, 1 2 3 4 5 6th प्लेस पर एच आ गया। या फिर यहां ले लें, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट की तरफ जाएं, 1 2 3 4 5 6th प्लेस पर एच कैसे आएगा? यहां पर तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो ये अरेंजमेंट अब हम एलिमिनेट कर देते हैं। यही अरेंजमेंट सही है। तो ऐसे करते हुए आपको सही अरेंजमेंट तक पहुंचना होगा। उसके लिए दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर चलें, उसमें से जो भी अप्लाई नहीं हो रही वो हटा दें। अब देखिए बी यहां पर आ नहीं सकता और सिर्फ यही 2 स्थान बचे हैं, तो ये रहा बी। अब ए बी सी बचा कौन सा? डी। डी यहां आ गया। पूरे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव? सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। भाई सी जो है वो तो यहां पर इमीडिएट राइट में आ रहा है, लेफ्ट में नहीं आ रहा, तो ए गलत हो गया। बी, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। भाई डी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, एक तो है बी और दूसरा है जी। एफ तो दूर है, तो बी भी गया। सी, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ये बिल्कुल सही है। देखिए इमीडिएट राइट ऑफ डी है, सो सी इज करेक्ट। जस्ट फॉर नॉलेज लेट अस सी हाउ डी इज इनकरेक्ट। ए एंड ई आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स पर तो ए और एच हैं, ई नहीं है, इसीलिए डी गलत हो गया। तो आंसर आ गया चॉइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ स्कूल देर आर 5 टीचर्स ए बी सी डी ई। ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। देखिए बेहतर होगा कि यहां पर हम एक ग्रिड बना लें। ऐसे क्वेश्चंस में ग्रिड जो है वो काफी हमारे काम आती है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सब्जेक्ट हिंदी, फिर दिया गया है इंग्लिश। तो चलिए इनके कॉलम्स बना लेते हैं। और कहा गया है ए एंड बी टीच हिंदी एंड इंग्लिश, तो टिक मार्क लगा दीजिए। ए एंड बी दे टीच हिंदी एंड इंग्लिश। सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, एक सब्जेक्ट और आ गया ज्योग्राफी। सी एंड बी, अब देखिए बी तो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो सी भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, और ये दोनों ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं। डी एंड ए टीच मैथ्स एंड हिंदी, तो डी का भी आ गया और एक और सब्जेक्ट इंक्लूड हो गया, और वो है मैथ्स। ए तो ऑलरेडी हिंदी पढ़ा रहा है, डी भी पढ़ाएगा, और ये दोनों मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच, 2 नए सब्जेक्ट्स आ गए जी, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। कौन कौन? ई एंड बी, तो यहां पर भी टिक मार्क लग गए जी। अब जरा एक बार ये देख लें कि कौन कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। इधर ही लिखिए लेफ्ट साइड में, वो ज्यादा बेहतर होगा। राइट साइड में लिखेंगे तो जरा ए बी सी डी ई से जरा दूर हो जाएंगे। ए के साथ ही लिखे ना। तो ए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है? 1 2 3। पूछा क्या गया है? हु टीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स? तो ए टीचेस 3, बी 1 2 3 4 5,
C1 and 2, D1 and 2, E1 and 2, 5 मैक्सिमम B। आंसर आ गया। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि टैबुलर फॉर्म ऑफ पजल्स जो मैंने आपको बताई थी, सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग या कंपैरिजंस, उसके अलावा और कुछ अलग से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि गत वर्ष के प्रश्न पत्रों में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वनडे एग्जाम से, सीसैट से या बैंकिंग से, इन सब में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन सीसैट और बैंकिंग के एग्जाम्स में से हैं, तो आप इस पे नजर डाल सकते हैं अगर आप ये एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 railway stations A, B, C, D, E, F, G, H are connected either by two-way passages or one-way passages। तो two-way passages को हम ऐसे दर्शा देंगे और one-way passages को इस तरह से, जो भी डायरेक्शन हो। One-way passages are from C to A, चलिए बना देते हैं C to A, E to G। अब यहां कहां रखें E to G, क्योंकि अब हमें जो भी डायग्राम बनाना है वो उसी स्टेटमेंट के अनुसार बनाना है, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार बनाना है जो C या A इंक्लूड करते हो, तभी हम C या A से आगे बढ़ते हुए ये डायग्राम बना पाएंगे। तो E to G तो बना नहीं, B to F, अब वो भी यहां पर B और F तो है नहीं, D to H ये भी नहीं दिए हुए, G to C दे रखा है, तो चलिए जरा G to C बना देते हैं। इसी तरह E to C भी दे रखा है, C तो ऑलरेडी है ही है हमारे पास में, तो E to C भी बना दिया। अब G हमने लोकेट कर रखा है, तो H to G भी बना दीजिए। तो अभी देखें तो C to A हम बना चुके हैं, E to C बना चुके हैं, G to C बना चुके हैं। जो जो बना दिया है उसको हटा देते हैं। अब यहां पर भी E to G दे रखा है, देखिए, तो इसे भी बना देते हैं जरा। नेक्स्ट आपको यहां पर H to G दे रखा है, तो चलिए उसे भी बना देते हैं। अब H किसी और स्टेटमेंट में है, बिल्कुल है जी। इसके अलावा D to H में है, लेकिन जरा D to H में D की पोजीशन कहां लेनी है, H के लेफ्ट में लें या H के राइट में लें, इसके लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। टू वे पैसेजेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो आप बना चुके हैं दोबारा आपका ध्यान उसकी तरफ ना जाए, तो इसलिए उसको पेंसिल से काटते रहिए। टू वे पैसेजेस हैं बिटवीन A एंड E, तो ये A और E आपके सामने है, ये रहा टू वे पैसेज। G एंड B, तो अब B को कहां लें, G के ऊपर यहां लें B को या यहां लें B को, अभी ये डिसाइड करना जरा मुश्किल है, तो थोड़ी देर रुक जाए। एक बेहतर डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। F एंड D तो हमने अभी तक लगाया नहीं है। E एंड D, भाई देखिए D यहां पर E के साथ भी आ रहा है और देखिए D यहां पर H के साथ भी आ रहा है, तो कुछ कहीं यहां पे जाके हमें D को लगाना चाहिए ताकि H और E दोनों से जोड़ सके। तो ये आ गया D और E के बीच में टू वे पैसेज, और ये आ गया D और H के बीच में वन वे पैसेज फ्रॉम D टू H। अब देखिए F से D की तरफ जाना है और G और B और B टू F है, तो F के लिए भी पोजीशन अभी हमें डिसाइड करनी है, पहले G और B के बीच में डिसाइड कर लें। तो ये आ गया G और B के बीच में टू वे पैसेज, यहां पर F ले लें, तो B और F के बीच में अब पैसेज बन गया वन वे, और यहां से जो हमने F लिया है यहां से D की तरफ भी हम आराम से जा सकते हैं, तो F और D के बीच में भी टू वे पैसेज हमने बना दिया है। तो सारी स्टेटमेंट्स हमने यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने काटी हुई है। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते जाते हैं वैसे वैसे आप स्टेटमेंट को काटते जाएं, तो उससे आपको क्लैरिटी रहती है कि कितना कवर हो गया, और दोबारा आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। तो बस अब इस अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। रूट्स एंड नेटवर्क्स, ये इस टॉपिक का नाम है जिस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं, और उसी का ये एग्जाम्पल है आपके सामने। एग्जाम क्वेश्चन है, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम C टू H, देखिए ये रहा C और ये रहा H, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस मस्ट बी पास थ्रू कंपल्सरीली। तो भाई H की तरफ अगर जाता हुआ एरो मार्क आपको एक ही दिख रहा है और वो है D से, D के अलावा कहीं और से H की तरफ कोई भी एरो मार्क जा ही नहीं रहा। इसलिए अगर आपने C से H की ओर जाना हो तो रूट ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखें कि कितने या कौन से एरो मार्क्स और कहां से आ रहे हैं वो एरो मार्क्स जो H की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। सिर्फ D से आ रहे हैं वो एरो मार्क जो कि H की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो D जो है वो कंपलसरी है। लेकिन अगर चॉइसेस देखें तो उसमें कहीं पर भी D दे नहीं रखा, तो जरा D की तरफ देख लें आप। D की तरफ कौन कौन से एरो मार्क्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखिए एक एरो मार्क तो आ रहा है आपको E से,
दूसरा एरो मार्क आ रहा है आपको एफ से। तो ई और एफ कंपलसरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर आप देखें सी से आप जाएं ए पे और ए से आप आ सकते हैं ई पे और ई से आ सकते हैं डी पे। सी से आउटगोइंग एरो मार्क तो ये एक ही है, लेकिन अगर आप और भी देखें तो सी से जाएं ए पे, ए से आए ई पे, ई से जी, जी से बी, बी से एफ और फिर एफ से डी। तो ई और एफ दोनों ही स्टेशन से होते हुए आप डी की तरफ जा सकते हैं और डी से आप फिर एच की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें से अगर आप देखें तो एफ कंपलसरी नहीं है, हाँ, क्योंकि अगर एफ जाना है तब भी आपको ई से होकर गुजरना ही होगा। तो सी से जाएं ए, क्योंकि एक ही एरो मार्क आउटसाइड जा रहा है तो ए भी कंपलसरी है। अब ए भी नहीं दिया हुआ आपको चॉइसेस में, ए से एक ही आउटगोइंग मार्क है और वो है ई, तो ई कंपलसरी है, तो ई ही आपका आंसर हो गया। उसके बाद आप जी जाएं या ना जाएं, डायरेक्ट डी पे आ जाएं, बी जाएं या ना जाएं, डायरेक्ट डी पर आ जाएं ई से, कोई इशू नहीं है। लेकिन ई तो आपको विजिट करना ही होगा अगर सी से आपने एच पे जाना है। चॉइस बी शुड बी आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम एफ टू ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस। अब देखिए एफ से ए की तरफ जाना है आपने, तो कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आइए कैलकुलेट करते हैं। एफ से सबसे पहले आउटगोइंग एरो मार्क्स देख लें कितने हैं। एक आउटगोइंग एरो मार्क ये है डी की तरफ और एक ही है, तो एफ से डी की तरफ तो जाना ही होगा। अब डी से आउटगोइंग एरो मार्क्स कौन कौन से हैं, एक है ई की तरफ और दूसरा है एच की तरफ। तो चलिए चलते हैं, एक ई की तरफ और एक एच की तरफ। अब ई से पहुंचे तो ई से आउटगोइंग एरो मार्क्स कितने हैं, देखिए एक डायरेक्ट ए की तरफ जाता है क्योंकि हमने जाना कहां पर है फाइनली एफ टू ए, तो एक तो ई से डायरेक्ट गया ए की तरफ। दूसरा आप देख सकते हैं कि ई से जाएं सी और फिर सी से आप ए आ जाएं ऐसे, ठीक। तीसरा आप देख सकते हैं कि ई से जाएं आप जी और जी से जाएं सी और फिर सी से ए चले जाएं, तो ई से जाएं जी, फिर जी से सी जाएं, फिर सी से ए चले जाएं। तो ये तीन आउटगोइंग एरो मार्क्स हैं ई से। तो यहां पर ई से ए जाने के जो तरीके हैं वो तो कुल मिला के एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो मतलब यहां से तीन तरीके हो जाते हैं। डी से दो तरीके हो जाते हैं। एफ से डी जाने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन डी से दो तरीके हैं। देखिए एक ई की तरफ जा रहा है, दूसरा एच की तरफ भी तो जा रहा है। अब एच से देखते हैं कि ई हमने निपटा दिया, तो डी से एक ही एरो मार्क एच की तरफ जा रहा है, एच से एक ही एरो मार्क जा रहा है और वो जा रहा है सीधा जी के टूवर्ड्स। और जी से ए की तरफ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो एच से जाएं जी, ये भी एक रास्ता हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम एफ से जाएंगे डी, फिर डी से ए जाने के हमारे पास में तीन रास्ते हैं ई से जाने के और एक रास्ता है एच से जाने का। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो हो गए हमारे 4, जो कि गिवन है हमें चॉइस डी में। तीन रास्ते ई से और एक रास्ता एच से। डी से होते हुए एफ से जब आप जाते हैं तो पहले डी, फिर तीन रास्ते ई से हैं, एक रास्ता एच से है और ये सभी जाके ए पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, तो जी और सी के बीच रूट अगर हमने यहां पर मान लेते हैं कि क्लोज कर दिया, लीजिए क्लोज हो गया जी, दिस इज नॉट देयर, हटा देते हैं इसको। Then which one of the following stations need not be कंपल्सरी नहीं है, pass through while traveling from H to C। H से C जाना है अगर आपने तो एक ही एरो मार्क है H से आउटवर्ड, वो है G के टूवर्ड्स, तो G तो आपको जाना ही पड़ेगा। G से फिर आप एक ही आउटवर्ड एरो मार्क है और वो है B की तरफ, तो B भी जाना पड़ेगा। B से एक ही आउटवर्ड एरो मार्क F की तरफ आ रहा है, वहां से आपको फिर डी की तरफ जाना ही होगा और डी पर जाने के बाद में आप वापस एच की तरफ तो जाएंगे नहीं, तो ई की तरफ भी आपको जाना ही होगा। अब ई से अगर जी वापस जाएंगे तो जी से सी पर, तो जी से सी की जो रोड थी वो तो क्लोज हो गई, जी से सी पर तो वो हटा देना। ई से आप डायरेक्ट जा सकते हैं सी की तरफ, तो ए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ई से ए जाके आप वैसे भी नहीं जा सकते थे सी की तरफ,
तो डायरेक्ट जाए यहां से H से G, फिर G से B, B से F, F से D, D से E और E से C। तो A जाने की वैसे ही कोई आवश्यकता है ही नहीं, और A से वैसे भी कोई एरो मार्क C की तरफ जा ही नहीं रहा, तो A नीड नॉट बी पास्ड, A जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो चॉइस C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 persons ABCD consisting of 2 married couples are in a group. Both the women are shorter than their respective husbands. तो चलिए जी, यहां पर हस्बैंड और वाइफ के 2 कपल्स हैं, मैरिड हैं, एंड वाइफ इज शॉर्टर, हस्बैंड इज टॉलर, वाइफ इज शॉर्टर, हस्बैंड इज टॉलर, कुछ इस तरह से है। ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, तो ए जो है वो तो पक्की बात मेल हुआ क्योंकि वो टॉलेस्ट है। सी इज टॉलर देन बी, सी जो है वो बी से टॉलर है। अब पता नहीं इनमें से कोई मेल है या नहीं है, हो सकता है ये दोनों फीमेल्स हों, दोनों वाइफ्स हों, इनका आपस में हाइट का कंपैरिजन किया गया हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। डी इज बीज ब्रदर, तो डी जो है ये एक मेल है, बी का ब्रदर है। अब ये 4 लोग हैं जी, 2 मैरिड कपल हैं, ए मेल है तो डी भी मेल है, तो इसका मतलब बी और सी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये फीमेल्स या विमेन ही होंगी। तो अब यहां पर इनके जोड़े भी बन गए, देखिए ए ये बना हस्बैंड, इसकी वाइफ बनी बी, डी ये बना हस्बैंड और इसकी वाइफ हुई सी। डी और बी का तो हम मैरिड कपल नहीं ले सकते ना, बिकॉज दे रखा है कि डी इज बीज ब्रदर, डी बी का भाई है, तो मैरिड कपल तो हो ही नहीं सकता डी और बी का। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स चाहिए हमको, फॉल्स फॉल्स 2-3 बार मन में दोहरा दो, नहीं तो वो नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट 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 ही रह जाता है फिर वो माइंड के अंदर। तो नॉट करेक्ट ही लीजिए, फॉल्स। ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, बिल्कुल है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, तो ये ब्रदर इन लॉज हो गए और ये सिस्टर्स इन लॉ हो गए, ये तो करेक्ट है क्योंकि ये सही है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4। अब देखिए ए इज टॉलर देन बी, क्योंकि ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। डी इज टॉलर देन सी, और दिया ही गया है यहां पर कि सी इज टॉलर देन बी, तो ये भी सही है कि बी इज द शॉर्टेस्ट। तो क्योंकि ये सही है, हमारा उत्तर ये नहीं है। सी इज टॉलर देन डी। अब सी का और डी का आपस में कंपैरिजन दिया गया, सी तो वाइफ है और डी इसका हस्बैंड है, तो वाइफ तो यहां पर दिया गया है कि हस्बैंड से शॉर्टर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये हमारा उत्तर है, दिस इज फॉल्स। ए इज बीज हस्बैंड, दिस इज करेक्ट, ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। सो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर।